Good morning, friend. Welcome to the another lecture of statistic. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की थी और डिफरेंस भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। और प्राइमरी की तीन जो मेथड्स है, मैंने बोला था स्टार वाली, तो वो भी हमने कल डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कल कि आज यानी कि आज का जो लेक्चर है वो हमारे पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत वैल्यूबल है। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपको ध्यान से समझना है और लग रहा है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो जो जो चीज़ें आपके कान में आप पढ़ रही है ना वो सारी चीज़ें नोट डाउन भी करो। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली योर एग्जाम, क्वेश्चनरीज। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग अ प्राइमरी डेटा। उसमें फर्स्ट था डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी का जो एग्जाम्पल्स है वो आप सेंड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वो सेंड भी किया हुआ है और परफेक्ट एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड जो है द मेथड्स ऑफ अ क्वेश्चनर्स, वो आज हमें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चनर्स क्या होती है पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चनर्स का मतलब होता है कि जो एक पेज के अंदर एक लिफाफा होता है, उसके अंदर एक पेज या एक क्वेश्चनर डाली जाती है जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर स्टडी, और फिर हमें वो घर घर जाकर सबसे फिलअप करवाना है। अगर आपने पॉपुलेशन काउंटिंग अगर देखा हो तो 10 साल पहले, तो उसमें भी ये लोग जो होते हैं यानी कि हमारे टीचर्स जो होते हैं ना, वो घर पे आते हैं कोई एक बड़ा सा है ना फॉर्म लेकर, और फॉर्म में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं और फिर वो हमें फिलअप करने होते हैं। ठीक है, तो वो है दोस्तों क्वेश्चन है। जब भी आपको डिटेल रिसर्च करना है, जब आपको रिसर्च की डेप्थ तक जाना है, जब आपको रिसर्च के ग्राफिकल सारे जियोग्राफिकल है और बहुत सारी चीज़ों को आपको जब स्टडी करना है, तो फिर आपको मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज को फॉलो करना पड़ेगा। ना तो वहाँ पे डायरेक्ट इंक्वायरी काम आएगी, ना तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी काम आएगी। क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन पूछने हैं दोस्तों तो डायरेक्ट इंक्वायरी चलेगा, लेकिन अगर आपको 10 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसमें उनका रिएक्शन देखना भी ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आप लोग इंक्वायरी कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी डेटाज, तब तीन मेथड में ये जो थर्ड मेथड है द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरीज, उसे दोस्तों हमें समझना है कि एक पेज होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं और सामने वाला बंदा जो है वो उसको क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चनरी, और माना जाता है कि अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो और आपको बहुत ही सटीक बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो फिर आपको क्वेश्चनर्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जहाँ से आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल सकती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चनरीज इस तरह की। अब क्वेश्चनरीज दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, हमें उसे ध्यान से समझना है। मान लो कि आपके पास एक पेज है या आपने एक क्वेश्चनर बनाई हुई है जिसमें कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपने पूछे हुए हैं। सामने वाले बंदे को उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। अब वो नोन बंदा भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर जो है वो हमें घर घर तक पहुंचानी है या घर घर ले जानी है, और उसके बाद फिलअप करके उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन करना है। ये डेफिनेशन होगी दोस्तों अगर याद हो तो। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस इन विच डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनर्स जो है वो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस होगा एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चनर्स जो है उसके भी दो मेथड है कि क्वेश्चनर्स लोगों के पास कैसे ले जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों द क्वेश्चनर्स बाय पोस्ट, यानी कि हम खुद नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो जो फॉर्म है वो हम पोस्ट से किसी के घर पे भेज रहे हैं और वो फिलअप करके हमें वो रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ये मेथड है, और दूसरी है एनिमेटर्स। एनिमेटर्स का मतलब होता है वो बंदे कि जो हम लोग हायर करते हैं और हमारी है ना हमारा ये जो काम है वो घर घर जाकर वो ख़त्म करते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स, दे आर एनिमेटर्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एनिमेटर्स का मतलब होता है कि हमने जो बंदे को काम दिया है वो लोग घर घर जाकर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएंगे एनिमेटर्स। ठीक है, और पोस्ट का मतलब होता है कि एक लिफाफे में, एक एनवलप के अंदर क्वेश्चनर्स को डालने के बाद उसे किसी के सामने है ना किसी के घर पे भेजा जाता है और फिर वो फिलअप करके हमें रिटर्न करता है।
लेकिन दोस्तों पोस्ट जो थी ना उसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी है, और उसी की वजह से इंडिया में वो काम नहीं आए। ये थोड़ा मज़ेदार किस्सा है, ज़रा ध्यान देना। यदि 1983 की बात है दोस्तों, उस टाइम पे ना तो टेलीफोन सबके घर में हुआ करते थे, फ़ोन की तो बात ही अलग है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन तो होना बहुत अलग बात है, लेकिन 1983 में सबके घर पे टेलीफोन नहीं हुआ करता था। हमारी जो सबसे प्रेस्टीज कंपनी है ना, प्रेस्टीजेबल कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री, उन्होंने एक रिसर्च करना स्टार्ट किया बॉम्बे के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो सबको अब इस तरह के यूनिट सबको कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने सबके घर पे बाय पोस्ट जो रिलेटेड यूनिट्स है, यानी कि हो सकते हैं कि वो सारे टीचर्स हो, वो सारे इंजीनियर हो, इस तरह के जो रिलेटेड लोग थे उनके घर पे पोस्ट किया गया। आपको पता है दोस्तों, उस टाइम पे 1983 के टाइम पे करीबन 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उन लोगों ने पोस्ट किया था। इसमें बॉम्बे के एरिया था, यानी कि महाराष्ट्र था, गुजरात के भी थोड़े बहुत बिजनेसमैन उसके अंदर आ गए थे, कर्नाटक के भी थे और दिल्ली के भी थे। ये सारे मिलाकर 4 लाख लोगों को उन्होंने एनवलप यानी कि पोस्ट भेजा गया। अब ये पोस्ट होता क्या है, मैं आपको थोड़ा वो समझाता हूँ दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है, एक एनवलप होता है, उस एनवलप के अंदर ये क्वेश्चन डाली जाती है, ठीक है, और उसी एनवलप के अंदर एक दूसरा एनवलप डाला जाता है कि जिससे वो बंदा हमें आराम से भेज सके। फिर से समझाता हूँ दोस्तों, एक बड़ा सा एनवलप होता है, उसके अंदर क्वेश्चनर और साथ में एक दूसरा एनवलप डाला जाता है जिसमें एक टिकट लगी हुई होती है, यानी कि उस बंदे को खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर वो हमारे इंक्वायरी का हिस्सा भी है, अगर वो खर्च कर रहा है तो वो डेटा भेजेगा नहीं। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, एक बड़ा सा एनवलप लिया, उसमें क्वेश्चनर और उसमें दूसरा एनवलप डाल दिया जिसमें पोस्ट की टिकट होती है, जो चार्जेबल होती है ना दोस्तों, वो उन्होंने डाली हुई थी उसके अंदर। अब हुआ यूं कि 4 लाख लोगों में से करीबन 12% लोगों ने इस क्वेश्चनर्स का आंसर रिप्लाई में दिया। बाकी सारे लोग जो थे ना, 88% लोग थे, कई लोगों ने तो उस एनवलप को देखा ही नहीं, और कई लोगों ने तो बहुत ही मज़ेदार काम किया उसमें। अब कितने परसेंटेज लोग थे वो डेटा डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था कि जिन लोगों को अंदर का एनवलप दिया गया था ना, उन लोगों ने उस एनवलप का यूज़ किया अपने कोई रिलेटिव को मैसेज करने के लिए, अपने कोई रिलेटिव को लेटर लिखने के लिए। है ना मज़ेदार किस्सा दोस्तों। यानी कि बड़ा एनवलप तो उन्होंने फाड़ दिया, क्वेश्चनर भी फाड़ दी, लेकिन जो छोटा एनवलप था, जो पेड वाला था, उसमें उन लोगों ने अपने कोई रिलेटिव को कोई लेटर लिख दिया। तो उसकी वजह से इंडिया में इन द 1984 ये फिर कोर्ट में भी केस हुआ था इसके बारे में, क्योंकि इन लोगों को जो रिसर्च करना था वो कोई ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हो रहा था। तो फिर कोर्ट में जब गया तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, बॉम्बे को, ये जो हमारी महाराष्ट्र की जो कोर्ट थी, उन्होंने जजमेंट दिया कि भाई अब यहाँ पे इंडिया पे बिना परमिशन से आप कोई भी तरह का क्वेश्चनर पोस्ट से नहीं भेजोगे। उसके 2 बड़े रीज़न थे कि एक तो बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हुआ था, और जो डेटा मिला वो 12% ही डेटा मिला था, यानी वो कोई काम का नहीं था। तो दोस्तों पोस्ट जो थी ना उसकी ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, और उसी की वजह से हमारी क्वेश्चनर के अंदर ये मेथड को ड्रॉप किया गया। हाँ, आज भी ये मेथड चल रही है 2 जगह पे, एक चल रही है यूएसए के अंदर और दूसरी चल रही है यूके के अंदर। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को, गूगल स्कॉलर करके एक वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर पे जाकर आप ये लिखना द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरीज बाय पोस्ट, तो आपको मिलेगा कि यूके और यूएसए में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो वो तो यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म हो गई। इंडिया में सक्सेसफुल अगर कोई है ना, जो पूरी दुनिया मानती है कि भाई इंडिया में क्वेश्चनर्स जो है वो एनिमेटर से बहुत सक्सेसफुल है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि इंडिया के सारे घर किसी पे ट्रस्ट करे कि ना करे, लेकिन उनकी प्राइमरी टीचर्स या उनके जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाया हुआ, उनके बच्चों को आज पढ़ा रहे, उन पे लोग विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो उसकी वजह से वहाँ पे एनिमेटर्स मेथड बहुत सक्सेसफुल है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें थी कि जो क्वेश्चनर्स को डेवलप कर रही थी, लेकिन पोस्ट यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। क्वेश्चनर्स को एनिमेटर्स से लाने वाली चीज़ सक्सेसफुल हुई। अब ये एनिमेटर्स क्या करते हैं, एक है ना क्वेश्चनर ले जाते हैं, जिस एरिया को हमें रिसर्च करना है उस एरिया में जाकर घर घर जाकर ये डेटा फिलअप करवाते हैं और फिर रिसर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चनर्स कैसे बनानी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी क्वेश्चनर गलत है तो आपका रिसर्च कोई काम का नहीं रहेगा। तो यानी कि क्वेश्चनर्स बनाने के भी तरीके हैं और वो भी हमें स्टडी करना है।
तो मैं आपको वो डिटेल समझाता हूँ कि क्वेश्चनर्स को किस तरह से स्टडी किया जाता है और किस तरह से उसे बनाया जाता है। तो आपकी बुक में द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। प्रॉपर क्वेश्चनरीज, बेस्ड क्वेश्चनरीज के कौन से लक्षण होते हैं, किस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चनर जो है ना वो परफेक्ट है। तो दोस्तों उन्होंने 8 टॉपिक ऐसे दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चनर्स को कैसे आप सटीक बना सकते हो। अब आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक फिर से, तो एक बार दोबारा उसे वीडियो को देख लो, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार देखी हुई चीज़, 2 बार देखी हुई चीज़, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ना दोस्तों, अगर यूट्यूब से वो लेक्चर है तो आपको वो एटलीस्ट 2 बार तो देखना चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आपको जो हो रहे हैं वो सॉल्व हो जाए उसी में ही। ठीक है दोस्तों, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग, द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनरीज। ठीक है, और ये IMP है, ये एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, चलो दोस्तों, ये 8 टॉपिक जो है वो क्वेश्चनरीज को परफेक्ट बनाते हैं। उसमें नंबर 1 है एप्रोप्रिएट टाइटल। यानी कि आप जब भी क्वेश्चनरी लेकर जा रहे हो किसी के भी घर में, तो आपको क्वेश्चनरीज का टाइटल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइटल क्लियर नहीं है ना, तो हो सकता है कि सामने वाला क्वेश्चंस के आंसर देने से है ना मुकर भी सकता है। यानी कि आपकी क्वेश्चंस का टाइटल जो है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और वो वैसा होना चाहिए कि जैसे आपकी इंक्वायरी है। टाइटल कुछ अलग है और क्वेश्चनर्स के क्वेश्चंस कुछ अलग है तो ऐसा चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर घर जाकर पूछना है कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, तो आपका जो टाइटल है वो उसी तरह का ही होना चाहिए। मान लो आप घर घर जाकर पूछ रहे हो कि आपके घर में से कितने लोग हैं जो AC में सोते हैं, तो आपके टाइटल भी उसी तरह का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चनर्स को सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड दोस्तों, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। हो सके तो क्वेश्चंस बहुत ही कम रखें, क्योंकि सामने वाला बंदा फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ही बिजी शेड्यूल वाला बंदा है और उनको हमारे ये क्वेश्चनरीज के अंदर इंटरेस्ट है, तो फिर उसे बहुत कम टाइम में अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन उतने पूछो जितने आपको लगे कि हाँ बस इतने बहुत है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चनर्स में 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं 50 लिख देते हैं कि चलो ना बंदा हाथ में आया और आया सब कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो उस क्वेश्चनर्स को फेल होने के चांसेस वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो आपको ऐसे वैसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछने जो सटीक हो, परफेक्ट हो और हो सके उतने कम हो। ठीक है दोस्तों, चलो फिर है द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी के घर पे गए, उस बंदे ने टाइटल पढ़ा, क्वेश्चन के ना नंबर्स देख लिए, फिर क्वेश्चन पूछेगा आप क्यों इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बिना कोई है ना झिझक से क्लियर कट बताना पड़ेगा कि इस इस इंक्वायरी का आपका पर्पस क्या है। अगर आप पर्पस बताने में भी फेल गए तो बंदा आपको वहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो फिर मतलब ये है कि इंक्वायरी का पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आ रहा है समझ में दोस्तों? चलो, फोर्थ, द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टेबल। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? एक तो पहले सिंपल होने चाहिए, हो सके उतने शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि जितने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछोगे ना उतने डाउट्स बढ़ेंगे। और अंडरस्टेबल यानी समझ में आए ऐसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम महसाना के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमारे ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज है वो जनरली गुजराती में ही रखनी चाहिए। अगर आप उसे थ्रू आउट इंग्लिश में रखोगे या आप इंग्लिश में ही रखोगे उसे, तो हो सकता है कि कई लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। अब उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो वो आंसर किस तरह से देंगे, और अगर मान लो उनको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि हो सके वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को ही फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, चलो, तो क्वेश्चन शुड बी सिंपल, छोटे होने चाहिए और अंडरस्टेबल होने चाहिए। सामने वाले को पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है। उसे हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर वो हमें बार बार पूछेगा ना दोस्तों, तो फिर वो क्वेश्चंस के आंसर देने से है ना मुकर भी सकता है फिर से। ओके, नेक्स्ट,
अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके क्वेश्चन का अरेंजमेंट जो है वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था, हमने लॉजिकल ऑर्डर नहीं किया, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था कि आपके कितने बच्चे हैं, है ना, आपके चाइल्ड कितने हैं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई मेरे 2 बच्चे हैं। और 4th नंबर का क्वेश्चन है आर यू मैरिड, क्या होगा, है ना, अच्छे से धक्के मार के बाहर निकालेंगे क्योंकि हमारा अरेंजमेंट जो है ना वो गलत था। बच्चे कितने, फिर अगर पूछोगे कि आप मैरिड हो तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, आर यू मैरिड, इफ दे से यस और नो देन वी आस्क आपके कितने बच्चे हैं। समझ में आ रहा है, यानी लॉजिकल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको या एनिमेटर्स को मार खा के जाना पड़े, क्योंकि सारे लोग तो है ना सिंपल और होते नहीं कि चलो चलो ये गलती हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग का है ना आपा भी गर्म हो सकता है। तो मतलब कि क्वेश्चंस का ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए। चलो फिर है दोस्तों, द क्वेश्चंस ऑफ अ सेंसिटिव नेचर और अ पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइड। हो सके तो सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चंस और पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन ना पूछो तो बेहतर है। फॉर एग्जांपल भाई आप किसी के घर पे गए हो, रिसर्च ऐसा करना है कि चलो भाई सारे घर के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं, आपके घर के अंदर लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा डाल दिया गया कि आप और आपकी मिसेस है ना कभी कभी फाइटिंग करते हो, तो क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्या कभी आपने अपनी मिसेस का हाथ के मार खाया है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं पूछते क्या कभी ने अपने झाड़ू लगाया हुआ है, पोछा किया हुआ है। इस तरह के नॉनसेंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप कभी नहीं पूछ सकते हो। और दोस्तों पर्सनल लाइफ, किसी भी बंदे को अगर आपके रिसर्च में वो ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ कभी ज़रूरी होता ही नहीं है, तो कभी भी आपको उनकी इनकम, उनकी प्रॉपर्टी, कितना उनके पास सोना है, कितना उनके पास गोल्ड है, ठीक है, कितना उनके पास सिल्वर है, इस तरह की चीज़ें आपको पूछनी चाहिए नहीं। और अगर आप पूछोगे तो हो सकता है कि वो बंदा आप पे डाउट करे और क्वेश्चनर्स को वहाँ से फिलअप करवाना बंद कर दे। तो यानी कि आपको सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछने हैं नहीं। और दोस्तों लास्ट सेकंड लास्ट, द फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप क्वेश्चन लेकर गए हो, टाइम बहुत कम है और आप उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे हो जिसमें कैलकुलेशन आ रहा है कि चलो आपकी एग्जैक्ट डेट कौन सी हुई, सॉरी बर्थ डेट आपके एग्जैक्ट आप कितने साल के हुए, तो वो बोलेगा कि भाई हम करीबन चलो भाई हम 17 साल के। उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसा थोड़ी चलेगा, एग्जैक्ट बताओ। कैसे बताओ, 17 साल 3 मंथ 21 दिन 2 आवर्स 20 मिनट और अभी 5 सेकंड हुए। अगर ऐसा कैलकुलेशन होगा दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब होगा नहीं। तो याद रखना है, या आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आपने लास्ट टाइम पे मूवी कितने दिन पहले देखी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने हैं नहीं, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, यानी कैलकुलेशन फ्री होगा। अगर इतने में आंसर खत्म हो रहा है तो इस तरह के डिटेल्स में जाने की जरूर है नहीं। एंड द लास्ट वन दोस्तों, क्वेश्चंस हैविंग द आंसर यस, नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स शुड बी आस्क्ड। यानी कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो यस, नो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट पसंद है, यस और नो, ठीक है। या आप लास्ट टाइम कौन से कलर की गाड़ी आपने परचेस की थी, तो वो बोल देगा अभी आपके पास ऑप्शन है रेड, ब्लू वगैरह वगैरह, जो है ना लोकली चल रहा है वो टिक कर देगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछो या फिर यस और नो में पूछो, उससे आपका काम इजी हो जाएगा और उस बंदे का भी काम इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो फिर आपके क्वेश्चन के आंसर इस तरह से होने चाहिए। सी दिस आर द 8 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मैंने पहले लिखा था एप्रोप्रिएट टाइटल, क्योंकि आपकी स्टडी में उसका टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर हो सके तो क्वेश्चन जितने कम पूछोगे उतना आपकी इंक्वायरी में हेल्पफुल रहेगा।
पर्पस ऑफ द इंक्वायरी मस्ट बी क्लियर। आपकी इंक्वायरी का पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टेबल। आपके क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और अंडरस्टेबल यानी लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए, मेहौनी भाषा में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी अ लॉजिकल। दोस्तों उसका क्वेश्चन का ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए। मैंने वो एग्जांपल आपको दिया हुआ अच्छे से कि अगर आपने बच्चों, आप नहीं मैरिड हो और आपके कितने बच्चे हैं, अगर उसे ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। आपने पूछ लिया कि आप 12 पास हो, उसने बोला यस मैं HSC पास हूँ। फिर आप पूछोगे उसके बाद आप 10th पास हो, तो क्या होगा? 12वीं में वो बंदा ऐसे वैसे तो आया नहीं होगा, है ना, 10 तो क्लियर, 10 तो क्लियर किया ही होगा ना। तो फिर तो मतलब इस तरह के दोस्तों ऑर्डर अलग गलत होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ अ सेंसिटिव नेचर्स और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, उसकी बीवी उसे मारती है कि नहीं मारती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं नहीं। और अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए तो हो सकता है कि आपको उसका, है ना, रिजल्ट भी फेस करना पड़े। नेक्स्ट दोस्तों, या द फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। आप इस अलग अलग तरह के कैलकुलेशन आप उनको नहीं पूछ सकते, और हो सके तो कम ही पूछो कि आपने इस मंथ में कितना खर्चा किया था, आपने इस मंथ में एग्जैक्ट फास्ट फूड कितना खाया, वो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा कितना खाया, ठीक है, आपके बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं। तो इस तरह के, जब उसे ज़्यादा समय लगे इस तरह की चीज़ों में सोचने का, तो उस तरह के क्वेश्चन ना पूछो। हाँ दोस्तों, वो आंसर देगा, वो आंसर दे सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होगा पता है, एज्यूम वाला आंसर होगा, यानी कि शायद इतना, शायद इतना। अब जब शायद शायद सारी चीज़ें लगने लगें ना दोस्तों, तो वो क्वेश्चंस आपकी स्टडी का काम का नहीं है। तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो एग्जैक्ट वाली ही फिगर होनी चाहिए, शायद वाली फिगर होनी चाहिए नहीं। एंड द लास्ट वन दोस्तों, द क्वेश्चन हैविंग द आंसर ऑफ यस, नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स शुड बी आस्क्ड। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या हो सके तो यस और नो में पूछ लो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, आपकी क्वेश्चनर इजी हो जाएगी और जल्दी फिलअप भी हो जाएगी। सी फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हो तो आपको ये 8 टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, और अगर ये 8 टॉपिक आपने ध्यान में रख दिए ना, तो फिर आपकी क्वेश्चनर्स है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उसकी जो इंक्वायरी निकलेगी या उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी 99% परफेक्ट होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिजल्ट परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अनुमानों से काम नहीं कर सकते हो, वो आप देखोगे 3rd और 4th चैप्टर के अंदर कि स्टैटिस्टिक्स में आप अनुमान से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिजल्ट परफेक्ट है तो ही आप आगे के स्टेप में जाओगे, और अगर रिजल्ट गलत है तो आप किसी भी स्टेप में नहीं जा सकते हो। आ गया समझ में दोस्तों? चलो, तो ये थी दोस्तों आज का टॉपिक, द बेस्ट क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनरीज। ठीक है, और उसमें मैंने 2 मेथड भी समझा दी, बाय पोस्ट एंड बाय एनिमेटर्स। अब आज आपको क्या करना है, तो आप मुझे कोई क्वेश्चनर सेंड करो। आपकी बुक में क्वेश्चनर दी हुई है दोस्तों, उसे चेक करो अच्छे से और एक क्वेश्चनर बनाओ। कितने क्वेश्चन रखने हैं, तो 8-9 क्वेश्चन रखने, 10 तक रखो चलो, और मुझे क्वेश्चनर्स बताओ, उसमें उसका टाइटल आपको क्लियर करना है कि आप किस तरह की इंक्वायरी करना चाहते हो। काम समझ में आया? एक बार फिर से, एक क्वेश्चनर बनाओ जिसमें 10 तक क्वेश्चन रख सकते हो, आप कम भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको एक क्वेश्चनर बनानी है, और क्वेश्चनर का टाइटल क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे इंक्वायरी करनी है और उसके क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं, और लॉजिकल ऑर्डर को भूलना मत दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है, ये थोड़ा ऐसा काम है जो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने ये अच्छे से यूज़ करके क्वेश्चनर बना ली ना, तो फिर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मुझे 110% श्योर है कि आप लोग बहुत जल्दी मुझे इसका सॉल्यूशन भी भेजोगे, और वो होगा एकदम परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जो स्मार्ट है। ठीक है, और इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं, और अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है दोस्तों, तो सीधा फ़ोन कर देना। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।